This is the sum we will be doing today. Risky Limited. So following is the summarized balance sheet of Risky Limited as on 31st March 2015. I suppose you all are able to see this. You all are able to see this screen. Following is the summarized balance sheet of Risky Limited as on 31st March 2015. Now here in this question, we can see that 10% preference shares of ₹10 each. So यहाँ पे 10% डिविडेंड के प्रेफरेंस शेयर्स है ₹10 के और टोटल कैपिटल है 4,80,000. सो 4,80,000 का कैपिटल है, तो जब हम डिवाइड बाय 10 करेंगे तो हमें नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएगा. सो 4,80,000 डिवाइड बाय 10 किया तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना हो जाएगा. चलिए तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं 48,000 शेयर्स. ये दिया नहीं था क्वेश्चन में, ये हमने फाइंड आउट किया. कैसे फाइंड आउट किया? कैपिटल को जब पर शेयर वैल्यू से डिवाइड करते हैं तब हमें नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाता है. सेम वे इक्विटी शेयर 8 लाख कैपिटल है और एक शेयर 10 रुपीज का है. तो अगर हमें नंबर ऑफ शेयर चाहिए तो सिंपली 8 लाख को डिवाइड करो 10 से, हमें आंसर आ जाएगा 80,000 शेयर्स. तो ये भी हमने फाइंड आउट किया, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था. इसके बाद हमारे पास 5% डिबेंचर्स है जो कि 9,60,000 का है. फिर हमारे पास क्रेडिटर्स है 4 लाख का. फिर हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट है 2,40,000 का. फिर हमारे पास अदर लाइबिलिटीज है 3,20,000 का. इसके बाद प्रीमाइसेस है. Come to the asset side, we have premises, plant and machinery, investments, stock, debtors, deposits and advances, and we have two important things, that is preliminary expense. I assume all of you have heard this and came across these words. Preliminary expense, these are company formation expense and this is a example of fictitious asset. तो fictitious asset को हम internal reconstruction का जो internal reconstruction के जो chapters होते हैं ना, उसमें हमेशा आप देखोगे कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, ये हमेशा असेट साइड में ही रहता है. ये क्या सिग्निफाई करता है? ये सिग्निफाई करता है कि कंपनी को लॉस हो रहा है. तो ये दो चीजें हम अब जो कंपनी है इसको ईयर आफ्टर ईयर लॉसेस हो रहा है, तभी ये लॉसेस जमा होके असेट साइड में आ गया 4 लाख का. अब ये जो कंपनी है ये लोग क्या करेंगे? ये लोग स्कीम पास करेंगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट एंड द अदर स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी. तो यहाँ पे देखो, ये सब देखने के बाद यहाँ पे नोट में दिया हुआ है कि प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन एरियर्स फॉर 3 years. मतलब क्या है? मैंने तुम लोग को बताया था कि डिविडेंड पे करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के डिविडेंड अगर कंपनी ने इस साल पे नहीं किया तो जब तक कंपनी डिविडेंड पे नहीं करती तब तक जमा होने लगते हैं. तो प्रेफरेंस डिविडेंड एरियर्स में है 3 years के लिए. or the scheme of reconstruction is prepared and approved by all the authorities. The salient features of the scheme are. अब हम लोग आ जाते हैं आगे के क्वेश्चन में. यहाँ पे क्या बोला गया है? इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का स्कीम पास हुआ है और जितने भी कंपनी के स्टेक होल्डर्स है वो लोग ने मिलकर ये डिसीजन लिया है इन्वॉल्विंग द कोर्ट. तो सबसे पहले क्या डिसीजन है कि प्लांट एंड मशीनरी जो है जिसका बुक वैल्यू 1,60,000 है इज ऑब्सोलिट.
ऑब्सोलीट का मीनिंग होता है आउटडेटेड, ऑब्सोलीट का मीनिंग होता है आउटडेटेड या यूजलेस हो गया है, तो उसको स्क्रैप में सोल्ड किया. दिस इज सोल्ड एज स्क्रैप फॉर ₹32,000. नाउ यू ऑल टेल मी, प्लांट एंड मशीनरी 1,60,000 का ऑब्सोलीट हो गया, उसका वैल्यू, प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू था 1,60,000, हमने उसको ऑब्सोलीट, आउटडेट होने का मतलब हमारा वो फिर आउटडेट हो गया, तो हमारे प्रोडक्शन में काम का नहीं है, हमने उसे बेच दिया. बेच दिया तो हमने ना उसको कितने में बेचा? 32,000 में. नाउ टेल मी, इज इट अ प्रॉफिट और अ लॉस? Now I only give you the answer. This is a loss. What is it? It is a loss. Loss of how much? 1,28,000. ये 1,28,000 मुझे कैसे आया? 1,60,000 का असेट को मैंने 32,000 में सेल किया, तो 1,60,000 में से 32,000 ही सिर्फ मिला, रिकवर हुआ बेचने में. तो माइनस करो 1,60,000 में से 32,000, तो तुम लोग को पता चल जाएगा कि कितने का लॉस हो गया है. लॉस हो गया है लॉसेस ऑफ 1,28,000. इसके बाद नेक्स्ट वन, yes, yes, correct answer. इसके बाद which is the next point? The next point is the depreciation on plant and machinery is to be provided to the extent of ₹80,000. प्लांट एंड मशीनरी जो है, ऊपर देखो, प्लांट एंड मशीनरी 10,40,000 का है, जिसमें से 1,60,000 तो हमने सेल कर दिया, ठीक है, उसका तो हम एंट्री पास करेंगे. लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है जो प्लांट एंड मशीनरी है उसमें जो डेप्रीसिएशन है वो हमें कितना प्रोवाइड करना है? 80,000. अब मुझे बताओ, डेप्रीसिएशन प्रॉफिट है या लॉस है? हमें सबको पता होना चाहिए कि डेप्रीसिएशन जो है वो लॉस है. डेप्रीसिएशन इज अ लॉस. तो डेप्रीसिएशन लॉस है, तो कैपिटल रिडक्शन क्या होगा? हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैपिटल रिडक्शन, लॉस होगा तो हम डेबिट करते हैं, एक्सपेंस होगा तो डेबिट करते हैं, और अगर प्रॉफिट या गेन होगा तो हम कैपिटल रिडक्शन को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं. और असेट को हम मानते हैं, ये लिख के भी लेने को बोला, डेबिट बैलेंस है. लाइबिलिटी को हम मानते हैं कि क्रेडिट बैलेंस है. लाइबिलिटी इंक्रीज तो क्रेडिट, लाइबिलिटी डिक्रीज तो डेबिट. असेट डेबिट बैलेंस इंक्रीज तो डेबिट, डिक्रीज तो क्रेडिट. ये तुम लोग को ध्यान में रखना है. तुम लोग, ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर में एटलीस्ट. सो यहाँ पे डिप्रिसिएशन तो लॉस है, बिकॉज प्लांट एंड मशीनरी पे चार्ज करना लॉस है, मतलब कैपिटल रिडक्शन को डेबिट करेंगे. और किसका वैल्यू कम हो रहा है डिप्रिसिएशन से? प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कम हो रहा है. प्लांट एंड मशीनरी असेट है, असेट डेबिट बैलेंस, वैल्यू कम होता है तो क्रेडिट करते, तो एंट्री बन गया कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 80,000 टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 80,000. ये हो गया हमारा सेकेंड एंट्री. और इसके बाद क्वेश्चन में थर्ड पॉइंट दिया गया है जो बोलता है स्टॉक इंक्लूड्स items valued at 96,000 which are sold at a loss of 50%. तो स्टॉक जरा देखो, स्टॉक में स्टॉक का एक्चुअल वैल्यू तो 2,88,000 है. स्टॉक कितने का है? 2,88,000 का. लेकिन उसमें से कितना स्टॉक बोल रहे? स्टॉक इंक्लूड्स आइटम वैल्यूड एट 96,000 which are sold at a loss of 50%. So 96,000 का जो स्टॉक है हमने 50% लॉस में बेचा, तो हमने 48,000 में बेचा होगा.
बराबर 96,000 का 50% जब मैं निकालती हूँ तो मुझे आंसर आता है 48,000। सो 48,000 में बेचा तो 48,000 का लॉस हुआ। यहाँ ये चैप्टर में प्रॉफिट रहने दो, लॉस रहने दो, हम कैपिटल रिडक्शन को इफेक्ट देते और स्टॉक को बेचेंगे तो पैसा आएगा। कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आया, 96,000 आया या 48,000। तो हमने स्टॉक को बेचा तो हमें सिर्फ 50% ही पैसा मिला होगा, क्योंकि बाकी 50% का तो लॉस हुआ। तो हम लिखेंगे स्टॉक अकाउंट डेबिट कितना पैसा मिला, आई सॉरी, कैश बैंक अकाउंट डेबिट जितना पैसा मिला उतना, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट जितना लॉस हुआ उतना, और टू स्टॉक, स्टॉक असेट है डेबिट बैलेंस, लेकिन क्योंकि हमने स्टॉक को सेल कर दिया तो स्टॉक कम हो गया। स्टॉक ज्यादा होता है तो डेबिट, स्टॉक कम होता है तो क्रेडिट। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है द प्रेजेंट रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,12,000। रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, रियलाइजेबल वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू। इसका मतलब प्रेजेंट में, राइट नाउ, मार्केट में जो वैल्यू है इन्वेस्टमेंट का वो है 1,12,000। जरा देखते पहले हमारे बैलेंस शीट में क्या वैल्यू था इन्वेस्टमेंट का, 2,40,000। तो मुझे बताओ ये प्रॉफिट है कि लॉस है। 2,40,000 का चीज अब उसका वैल्यू हो गया सिर्फ 1,12,000। जो 2,40,000, जैसे अभी फिलहाल एट द टाइम ऑफ पेंडेमिक कोविड, आप देखोगे कि सब इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यू कम हो रहा है, ज्यादातर स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यू कम हो रहा है, ओनली अदर देन गोल्ड। अगर आपने गोल्ड में कभी इन्वेस्टमेंट किया रहेगा तो अब आप सबसे ज्यादा फायदे में रहोगे। अपार्ट फ्रॉम गोल्ड, मेजोरिटी ऑफ द थिंग्स इन द स्टॉक एक्सचेंज आर रिड्यूसिंग, वैल्यू कम हो रहा है। तो हमारा भी जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, हमने खरीदा था 2,40,000 में, लेकिन अभी उसका वैल्यू कितना है, 1,12,000। तो ये तो हमें समझ में आ रहा है, ये तो क्या है, ये तो लॉस हो गया है। 1,12,000 लॉस है, मतलब कितने का लॉस है, 2,20,000, सॉरी 2,40,000 का इन्वेस्टमेंट, अब उसका वैल्यू है 1,12,000, माइनस करोगे तो लॉस पता चलेगा 1,28,000 का। लॉस कितने का है, 1,28,000 का। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है तुम लोग आंसर करो मुझे। नेक्स्ट वाला जो बोलता है एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट पेएबल। प्रेफरेंस डिविडेंड का जो एरियर्स था ना 3 साल का, प्रेफरेंस डिविडेंड इन एरियर्स फॉर 3 इयर्स, कंपनी ने डिसाइड किया कि ये एरियर्स को नहीं पे करना है, नॉट पेएबल। तो ये प्रॉफिट है कंपनी के लिए या लॉस है, कंपनी के लिए प्रॉफिट है कि लॉस है। यस, नथिंग, यस, वेरी गुड गॉस, करेक्ट आंसर। लॉस भी नहीं है, प्रॉफिट भी नहीं है, वेरी गुड। द आंसर नहीं, जिस लॉस नहीं है, इसका आंसर जो एक आंसर करेक्ट दिया है इसने, गॉस हैज गिवन द करेक्ट आंसर। सी हियर, क्यू कुछ भी नहीं है, नथिंग, क्यू है आंसर। डिविडेंड पे करना तो बिल्कुल कंपलसरी नहीं है तो नहीं पे किया, पे करते तो लॉस होता। समझ में आ रहा है, अगर हम ये डिविडेंड पे करते ना, कि 3 साल का डिविडेंड जमा हो गया है कंपनी के ऊपर, कंटीजेंट लाइबिलिटी है, देखो लाइबिलिटी में भी किधर लिखा नहीं है, नोट में बताया गया है। तो क्यों पे करना है, नहीं पे करना है, हमारी मर्जी, नहीं पे करना है। नहीं पे करेंगे तो प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है और ना ही लॉस हो रहा है, तो इट इज नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर पे करते ना, ये एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड अगर हमने पे किया होता तो लॉस होता, अब हमने नहीं पे किया तो ना लॉस, प्रॉफिट तो है ही नहीं, ना ही लॉस है, तो इसको बोलते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस। नो, नो नीड टू गिव डिविडेंड, क्योंकि क्वेश्चन में दे हैव टोल्ड दो, वैसे तो नो नीड, नीड ही नहीं है डिविडेंड देने का, लेकिन क्वेश्चन में भी बोला गया है कि नहीं दे रहे, तो ये नो प्रॉफिट नो लॉस है। और इसका है ना, इसका कोई एंट्री भी नहीं है, मैंने तुम लोग को एक्सप्लेन भी किया जर्नल एंट्री, उसमें भी बताया है कि अगर हम प्रेफरेंस डिविडेंड का एरियर्स नहीं पे करते हैं तो इट इज नो एंट्री,
नहीं पे किया तो कोई एंट्री नहीं है, तो इसका कोई भी एंट्री नहीं आएगा, नो एंट्री है इसका, क्योंकि ना प्रॉफिट है ना लॉस है, ना असेट कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है, ना लाइबिलिटी कम हो रहा है ना ज्यादा हो रहा है, तो किधर भी कोई इफेक्ट नहीं है, ना असेट में इफेक्ट है ना लाइबिलिटी में इफेक्ट है, ना प्रॉफिट है ना लॉस है, तो ऐसे कोई इफेक्ट ही नहीं है तो कोई एंट्री ही नहीं है। अगर कोई इफेक्ट होगा तो एंट्री होगा ना, यहाँ पे कोई इफेक्ट ही नहीं गिरा है तो कोई भी एंट्री नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट वन है, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस वर रुपीज 16,000। रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस कितना है, 16,000। तो रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस करके कुछ भी असेट या लाइबिलिटी साइड में है क्या, देखो नहीं, किधर भी रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस करके तो नहीं दिख रहा। तो ये रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस होता क्या है, जब हमने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया तो हमें कुछ खर्चे हो सकते हैं, तो वो एक्सपेंसेस हमने पे किया तो हमें लॉस हो गया, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, और हम खर्चा पे करेंगे तो हमारा कैश बाहर जाएगा, तो एंट्री है रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस डेबिट, यस, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस डेबिट, आई मीन सॉरी रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस से क्या लिखेंगे हम, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक 16,000, और नरेशन में बताएंगे बीइंग रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस पेड। तो यहाँ तक मैं अभी तुम लोग को एंट्री कराती हूँ, इसके बाद 7th 8th और जो 9th और 10th पॉइंट है, ये हम ये 6 एंट्रीज होने के बाद डिस्कस करते हैं, दीज आर वेरी सिंपल, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो सबसे पहले तो प्लांट एंड मशीनरी जो था उसका वैल्यू था 1,60,000, पर हमने कितने में बेच दिया, 32,000 में। सो लेट अस कम टू द सोल्यूशन। एंड पहला एंट्री जो है, जब हम असेट को बेचेंगे तो हमें आएगा क्या, असेट को बेचेंगे तो हमें मिलेगा कैश। कितने में बेचा, क्वेश्चन में बोला गया डायरेक्टली कि हमने 32,000 में सेल किया, तो हमने सेल किया 32,000 में। तो मैं यहाँ पे एक लाइन छोड़ के इधर लिख रही हूँ, हमारा जो प्लांट एंड मशीनरी था, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ये तो बाहर गया ना प्लांट एंड मशीनरी, क्या है यहाँ पे, एक तो पैसा आ रहा है, और दूसरा जो मशीन जो खरीदा था, मशीन इज असेट, असेट मतलब डेबिट बैलेंस, पर बेचने से असेट कम होता है, असेट डेबिट बैलेंस पर असेट कम होगा तो हम क्रेडिट करते हैं, तो कैश बैंक अकाउंट क्योंकि पैसा आ रहा है डेबिट व्हाट कम्स इन, और टू प्लांट एंड मशीनरी क्योंकि असेट हमारा बाहर जा रहा है। ये एंट्री इधर खत्म हुआ, क्या डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल है, नहीं है। क्या हो रहा है इधर, यहाँ पे डेबिट साइड कम है, डेबिट साइड इसलिए कम है क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, चलो तो ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं क्या है ये, लॉस है, तो लॉस है, तो इधर दिखाएंगे कितने का लॉस है, करो डेबिट माइनस क्रेडिट, कितने का लॉस है, 1,28,000 का, एनी कंफ्यूजन ईयर, हमें 1,28,000 कैसे मिला, 1,60,000 में से 32,000 माइनस किया तो पता, हम 1,60,000 का चीज था, हमने तो 32,000 में बेचा, तो जो डिफरेंस है वो क्या है, वो लॉस है। लॉस को हम कैपिटल डिडक्शन में बताते, बीइंग प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड, ये नरेशन है तो ऐसे भी लिख सकते एट लॉस, ये हो गया। नाउ वी कम टू अवर सेकेंड एंट्री, सेकेंड एंट्री में डेप्रीसिएशन के बारे में कुछ बोला गया है, द डेप्रीसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी प्रोवाइडेड टू रुपीज 80,000। अब डेप्रीसिएशन प्रॉफिट है या लॉस है, डेप्रीसिएशन लॉस है, तो लॉस रहेगा तो हम क्या बोलेंगे, लॉस को हम बोलते हैं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, ये क्या है, ये हमारा
तो ब्रैकेट में बोल सकते ये क्या है, डेप्रीसिएशन है। कितने का डेप्रीसिएशन है ये, 80,000 का। टू ये डेप्रीसिएशन से क्या हो रहा है, हमारा जो प्लांट एंड मशीनरी है, हमारा प्लांट एंड मशीनरी, डेप्रीसिएशन से प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा कि कम होगा। असेट है डेबिट बैलेंस, पर डेप्रीसिएशन से इसका वैल्यू कम हो गया, तो कम हो गया तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे 80,000। तो इसको बोलेंगे हम बीइंग, नरेशन में बीइंग डेप्रीसिएशन चार्ज्ड या प्रोवाइडेड। यहाँ पे डेप्रीसिएशन के बदले में हम ऐसे भी बता सकते हैं, ये भी क्या है, ये लॉस है। तो इसके बाद लेट अस कम टू अवर थर्ड एंट्री। थर्ड एंट्री किसके बारे में है, थर्ड एंट्री में हमने स्टॉक जो था 96,000 का, उसको बेच दिया 50% लॉस में। क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला है लॉस है, लॉस है मतलब कैपिटल रिडक्शन डेबिट में रहेगा, और 50% का लॉस है मतलब बाकी 50% पे हमने बेचा है। अब स्टॉक को बेचेंगे तो व्हाट विल कम, स्टॉक को बेचा तो हमें मिला कैश, लेकिन हमें कितना पैसा मिला है, सिर्फ हमें 50% ही पैसा मिला है। 50% कितना है 96,000 का, 50% इज, और बाकी 50% का तो लॉस हुआ है। तो क्या हुआ, हमने स्टॉक को बेच दिया, तो स्टॉक जो है वो बाहर चला गया, कम हो गया। स्टॉक असेट डेबिट बैलेंस लेकिन कम होता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। कितने का स्टॉक था, 96,000। अब डेबिट में 48,000 है, क्रेडिट में 96,000 है। ये डेबिट में जो कम है वो क्या है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। ये कितने का लॉस है, क्वेश्चन में बोला गया है ना, ये लॉस है। तो हमने इधर बताया लॉस, कितने का लॉस है, 48,000। तो यहाँ पे भी हम यही बोलेंगे, बीइंग क्या सेल किया, बीइंग स्टॉक सोल्ड एट कितना लॉस, 50% लॉस। ये भी हो गया। अब हमारा फोर्थ वाला एंट्री देखो, yes correct, 1 minute, what confusion is there, cash, no confusion, yes। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, हमारा थर्ड पॉइंट भी हो गया। अभी लेट अस कम टू अवर फोर्थ पॉइंट, the present realizable value of investment is rupees 1,12,000। the present realizable value मतलब होता है मार्केट वैल्यू। मार्केट में हमारे इन्वेस्टमेंट का करंट, प्रेजेंट मतलब करंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू मतलब करंट वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू। हमारा मार्केट का जो प्रेजेंट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट का, करंट वैल्यू है, वो है 1,12,000। ठीक है, चलेगा। जरा बैलेंस शीट में देखते हैं इन्वेस्टमेंट का कितना वैल्यू है, था 2,40,000। बैलेंस शीट में 2,40,000 और करंट मार्केट वैल्यू 1,12,000। तो ये प्रॉफिट है कि लॉस है, ये लॉस है क्योंकि हमारे इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हो गया। लॉस है तो समझ में कर लो कि लॉस होने दो, प्रॉफिट होने दो, एक अकाउंट को तो इफेक्ट मिलना ही है, वो है हमारा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो कितना था, 2,40,000 में माइनस कितना, 1,12,000। सो नया वैल्यू कितना होगा, कितना, आई मीन लॉस कितने का होगा, एम आई करेक्ट, 1,28,000 लॉस हो गया, 1,28,000 का। इसको थोड़ा नीचे लेना पड़ेगा कि एक ही पेज में एंट्रीज मिले हमें। तो ये लॉस तो पता चल गया, पर ये लॉस के वजह से किसका वैल्यू, कौन असेट का वैल्यू कम हुआ। असेट मतलब, मैं बार बार बोलूं, असेट मतलब डेबिट बैलेंस,
और असेट का वैल्यू कम होता है तो हम क्या करते हैं, असेट का वैल्यू कम होता है तो हम क्रेडिट करते हैं। तो ये इसका नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग बीइंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट रिड्यूस्ड, रिड्यूस हो गया ना इन्वेस्टमेंट का वैल्यू। इसके बाद हमारा फिफ्थ एंट्री है, समझा, इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू ऑफ 1,12,000 हो गया है, पहले 2,40,000 था, हमने बेचा नहीं है इन्वेस्टमेंट को। ध्यान में रखो, इन्वेस्टमेंट को सेल नहीं किया, अगर इन्वेस्टमेंट को सेल करते तो कैश आता, पर हमने इन्वेस्टमेंट को सेल नहीं किया, पर क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट का न्यू वैल्यू दिया है, तो न्यू वैल्यू दिया है तो हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा ओल्ड वैल्यू का और न्यू वैल्यू का, तब पता चलेगा प्रॉफिट है या ये लॉस है। तो हमें पता चला ये लॉस है, तो हमने लॉस का एंट्री पास किया, कैपिटल रिडक्शन 2,40,000 ओल्ड वैल्यू में से न्यू वैल्यू माइनस किया तो लॉस मिला, और लॉस होने से इन्वेस्टमेंट असेट है, डेबिट बैलेंस, उसका वैल्यू कम हुआ तो हमने क्रेडिट किया। तो इसके बाद लेट अस गो टू अवर फिफ्थ वन, एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट पेएबल। प्रेफरेंस डिविडेंड है, इसका एरियर्स है, ये मैंने जैसे बताया था डिविडेंड पे करना कंपलसरी नहीं है, पर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड जमा होने लगते हैं। अब 3 साल से डिविडेंड पे नहीं किया, अब 3 साल से लॉसेस हो रहा होगा, लॉस होगा तो कहाँ से डिविडेंड देंगे, डिविडेंड तो प्रॉफिट में से पे करते हैं, तो प्रॉफिट हुआ ही नहीं तो डिविडेंड कैसे देंगे। तो डिविडेंड 1 साल में नहीं मिला ना तो भूल जाना रहता है, लेकिन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का अच्छा फीचर यही है कि अगर डिविडेंड नहीं मिला तो वो जमा होता है, फ्यूचर में अगर कंपनी ने चाहा, कंपनी ने विश किया तो पे कर सकती है। अब कंपनी ने इधर क्या विश किया कि नहीं पे करेंगे, कंपनी ने अपना डिसीजन बताया कि एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड नॉट पेएबल, तो पे करना तो वैसे भी जरूरी नहीं था, पे कर जरूरी नहीं होने पे भी पे करते तो लॉस होता, अभी पे जरूरी नहीं है और हमने पे भी नहीं किया, तो इट इज नो प्रॉफिट नो लॉस। और क्योंकि कोई भी असेट लाइबिलिटी कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ है और प्रॉफिट लॉस भी कुछ भी नहीं हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे नो एंट्री। इसके बाद हम हमारे सिक्स्थ वाले पॉइंट में आ जाएंगे। हमारा सिक्स्थ वाला पॉइंट है रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस पेड। अब जब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हुआ तो हमें 16,000 का खर्चा हुआ, ये एक्सपेंसेस हमने पे किया, तो ये तो हमारे लिए लॉस है। प्रॉफिट रहने दो लॉस रहने दो, हम कौन से अकाउंट को इफेक्ट देते हैं, हम इसको इफेक्ट देते हैं, और ये तो क्या है, लॉस है, एक्सपेंसेस पे करना। तो हमने यहाँ पे, एक मिनट, डेबिट, ये लॉस है, कितने का लॉस हुआ, 16,000 का भी ये लॉस हुआ, तो हमने क्या पे किया, एक्सपेंस, लॉस भी नहीं बोल सकते, ये एक्सपेंसेस है हमारा, तो एक्सपेंसेस पे किया तो पैसे बाहर गए, तो एंट्री में हमने लिखा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट टू कैश बैंक, पैसा बाहर गया इसलिए बीइंग, यहाँ पे नरेशन में बताना पड़ेगा ये क्या हो रहा है, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस पेड। तो इसके बाद हम लोग हमारे सेवेंथ एंट्री में आएंगे, सेवेंथ एंट्री में, तो सेवेंथ एंट्री में जाके हम रीड करेंगे द पेड अप वैल्यू, let us read, the paid up value of equity shares is to be reduced to rupees 2 per share. The paid up value of equity shares is to be reduced to rupees 2 per share. देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या बोला है, द पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज टू बी रिड्यूस टू ₹2 पर शेयर, रिड्यूस बाई नहीं, यहाँ पे रिड्यूस बाई हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, रिड्यूस बाई का मीनिंग होता है इतने से कम हुआ, लेकिन यहाँ पे यूज किया गया है वर्ड रिड्यूस टू,
रिड्यूस टू का मीनिंग इंग्लिश में होता है इतना वैल्यू हो चुका है। हमने देखा कि इक्विटी शेयर जो है वो 10 रुपीज का है। इक्विटी शेयर कितने का है? इक्विटी शेयर जो है वो 10 रुपीज का है। अब वो 2 रुपीज का हो गया। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है? 80,000। सो 80,000 इक्विटी शेयर है। कितने का हो गया है? 80,000 इक्विटी शेयर 10 से 2 रुपए का हो गया। और जो हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स है, प्रेफरेंस शेयर्स जो है, प्रेफरेंस शेयर जो है वो कितने का हो गया है? प्रेफरेंस शेयर जो है वो जो वो 5 रुपीज का हो गया। प्रेफरेंस शेयर 2 रुपीज 5। टू मतलब उतना हो गया, बाई मतलब उतने से कम हो गया, टू मतलब उतना हो गया। प्रेफरेंस शेयर भी 10 रुपया का है। क्वेश्चन में देखो, प्रेफरेंस शेयर जो है वो भी 10 रुपीज का ही था, वो भी 5 रुपीज का हो गया है। प्रेफरेंस शेयर भी 5 रुपीज का हो गया है। तो प्रेफरेंस शेयर का नंबर हमने पहले ही फाइंड आउट किया। 4,80,000 को 10 से डिवाइड किया तो नंबर ऑफ शेयर्स है 48,000। सो 48,000 शेयर्स अभी पहले 10 रुपए का था, अभी वो लोग ने सैक्रिफाइस किया, बोला हमारा शेयर्स को 5 रुपए का कर दो, तो 5 रुपए का हो गया। लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाउएवर द फेस वैल्यू ऑफ both equity and preference shares remains unchanged। दोनों फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर रिमेन अनचेंज। अनचेंज का मीनिंग है सेम। इसका मतलब इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों का वैल्यू चेंज नहीं होने वाला। मतलब ओल्ड शेयर और न्यू शेयर का एंट्री यहाँ नहीं आएगा। ओल्ड शेयर और न्यू शेयर का एंट्री कब आता है? जब फेस वैल्यू चेंज हो जाते हैं। फेस वैल्यू चेंज कब होता है? जब नया शेयर इशू होता है। नहीं तो तुमको पता रहेगा फेस वैल्यू इज द प्रिंटेड वैल्यू, वो कभी भी फेस वैल्यू चेंज नहीं होता। एक बार शेयर में छप गया कि वो 10 रुपीज का है, प्रिंट हो गया, तो उसका फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता। फेस जो चेंज होता है उसको हम मार्केट वैल्यू बोलते हैं। फेस वैल्यू इज ऑलवेज कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब सेम, कभी भी चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे बोलते इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर दोनों का फेस वैल्यू सेम है। इसका मीनिंग क्या है कि जो पहले 10 रुपए का शेयर था अभी भी वही शेयर रहने वाला है। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स यहाँ पे बोलते हैं कि हम मानने के लिए रेडी है कि हमारा जो 10 रुपए का शेयर है, इक्विटी शेयर होल्डर मानने के लिए रेडी है कि उन्होंने सिर्फ 2 ही रुपया पे किया है। का मीनिंग क्या है? ये जो फुल्ली पेड अप शेयर्स था, अब इक्विटी शेयर होल्डर्स मानने को रेडी है कि वो पार्टली पेड शेयर है और उन्होंने सिर्फ 2 रुपया ही पे किया। अब यहाँ पे गुड न्यूज क्या है कंपनी के लिए? 8 रुपए का लाइबिलिटी कम हुआ और आगे कभी भी कंपनी के लाइफ टाइम में ये 8 रुपया दोबारा शेयर होल्डर से कलेक्ट कर सकती है इन द फॉर्म ऑफ कैश। मतलब अभी जो पेड अप वैल्यू है इक्विटी शेयर का, देखो पेड अप वैल्यू जो था पहले 10 था, अभी वो 2 हो गया है। मतलब जो पहले 10 रुपए का शेयर था अब वो 2 रुपया पेड अप हो जाएगा। मतलब 8 रुपये का वैल्यू, जो 8 रुपया पहले पे किया था, अभी इक्विटी शेयर होल्डर सैक्रिफाइस कर रहे, बोलते हैं कि चलो हम मानते हैं कि हमने कभी 8 रुपया दिया ही नहीं, तो तुम लोग अभी ये 8 रुपया आगे हमसे कभी भी वापस ले सकते हो। तो यहाँ पे दो फायदा, एक तो लाइबिलिटी कम हुआ और दूसरा फायदा कभी भी वापस मंगा सकते हैं ये पैसा शेयर होल्डर से। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने भी सैक्रिफाइस किया। वो लोग बोलते हमारा जो पहले 10 रुपए का शेयर था, हम मानते कि हमारा सिर्फ 5 पेड अप है, मतलब हम लोग से भी तुम लोग 5 रुपया बाद में कभी भी दोबारा मंगा सकते हो। जब तक कंपनी चल रही है, रनिंग है, जिंदा है, तुम लोग हमसे 5 रुपया मंगा सकते हो फ्यूचर में। तो ये फायदा कंपनी को हुआ। फायदा हुआ तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में आता है। और यहाँ पे कितना फायदा हुआ? इक्विटी शेयर में 8 रुपए का फायदा हुआ पर शेयर, और प्रेफरेंस शेयर में 5 रुपए का फायदा हुआ, क्योंकि दोनों शेयर 10 रुपया का था। एक 2 रुपया पेड अप हुआ और दूसरा 5 रुपया। तो यहाँ पे फायदा क्या हुआ? 8 रुपए का इक्विटी शेयर पे फायदा हुआ और प्रेफरेंस शेयर पे 5 रुपए का। तो यहाँ पे हम एंट्री पास कर लेते हैं
एक तो क्या, इक्विटी शेयर लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी मतलब हम लोग मानते हैं क्रेडिट बैलेंस। लाइबिलिटी मतलब क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइबिलिटी कम हो रहा है, अकाउंट डेबिट कितना कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है देखो, 8 लाख कैपिटल था, डिवाइड बाय 10 किया तो नंबर ऑफ शेयर्स हमें मिला 80,000। नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, 80,000 इक्विटी शेयर्स इनटू कितने का फायदा हुआ, कितने का फायदा हुआ, 8 रुपए का फायदा हुआ। तो कितना हो जाता है ये, 6,40,000 टू, फायदा हुआ तो हम क्या बोलेंगे, फायदा हुआ तो हम बोलते हैं टू कैपिटल रिडक्शन, लॉस हुआ तो बोलते हैं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। तो इधर लिखेंगे 6,40,000, इसको नरेशन को बोलेंगे बीइंग इक्विटी शेयर, शेयर कैपिटल रिड्यूस्ड, कम हो गया। इधर ओल्ड न्यू का एंट्री नहीं आएगा बिकॉज जो पहले 10 रुपया वाला शेयर था अभी भी वही है, जो पेड अप वैल्यू कम हो गया। जो 10 रुपए का शेयर था वो 2 रुपया पेड अप हो गया, मतलब 8 रुपया कैंसल कर दिया। आगे अभी क्या गुड न्यूज है, अगर आगे दिया रहेगा तो कॉल मनी भी रह सकता है, कंपनी ये पैसा दोबारा कलेक्ट कर सकती है शेयर होल्डर से। इसके बाद एक और जरा करते 8th वाला, इसमें क्या हो रहा है, कितना परसेंट है, 10% ना, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। हमने देखा प्रेफरेंस शेयर का नंबर क्या था, 4,80,000 डिवाइड बाय 10 किया तो नंबर ऑफ शेयर मिला हमें 48,000 इनटू रुपीस कितने का हो गया, 5 का। तो कितने का प्रॉफिट हो गया, 5 का प्रॉफिट हो गया। तो 4,80,000 सॉरी 48,000 शेयर, 48,000 इंटू 5 करो, कितना आ रहा है, ये आ रहा है क्या, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 2,40,000, इसको बोलेंगे बीइंग प्रेफरेंस शेयर्स रिड्यूस्ड। एक मिनट, 1 मिनट, आप लोग का डाउट क्या है, हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट। नाउ ये भी हो गया। हमने क्या किया, प्रेफरेंस शेयर, यहाँ पे देखो ओल्ड न्यू शेयर का एंट्री नहीं आया, क्योंकि अगर ओल्ड न्यू शेयर, ये एक पॉइंट यहाँ पे जो था ना, फेस वैल्यू रिमेन अनचेंज्ड। तुम लोग जर्नल एंट्रीज का जो मैंने ऑलरेडी तुम लोग को यूट्यूब वीडियो भी सेंड किया है जहाँ पे मैंने जर्नल एंट्रीज डिस्कस किया है, उसमें देखो मैंने 2 तरह का एक्सप्लेन किया। एक जहाँ पे फेस वैल्यू चेंज होता है, जिधर न्यू शेयर ओल्ड शेयर्स का एंट्री पास करते हैं, और दूसरा जहाँ पे फेस वैल्यू जो है शेयर का चेंज नहीं होता, तो कोई शेयर कैंसिल नहीं होता, सिर्फ पेड अप वैल्यू कम ज्यादा होता है। तो जहां 10 रुपए का शेयर था, अब शेयर होल्डर मान रहे कि हमने सिर्फ 2 रुपया पे किया, तो 8 रुपए का फायदा हुआ, और आगे जाके वो 8 रुपया कंपनी शेयर होल्डर से वापस कैश के रूप में पैसा मंगा सकती है शेयर का। तो इसके बाद हम लोग आ जाते 8th एंट्री में, जो कि है क्रेडिटर्स ड्यू आर सेटल्ड। क्रेडिटर्स ड्यू हमने क्या किया, क्रेडिटर्स ड्यू आर सेटल्ड। कैसे सेटल किया देखो इधर, 20% इमीडिएट पेमेंट इन कैश, 40% कैंसल्ड, और बाकी 40% पेड बाय इशू ऑफ 6% डिबेंचर। कैसे इशू करने वाले, पे बाय इशू ऑफ 6% डिबेंचर्स, 40% पेड बाय इशू ऑफ 6% डिबेंचर। पहले जरा देखते हैं क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है।
क्रेडिटर्स देखो कितने का है, 4 lakhs का है। क्रेडिटर्स कितने का है, 4 lakhs का है। 20% क्रेडिटर्स बोलते हैं कि 20% इमीडिएटली हमें पे करो, तो क्रेडिटर्स 4 लाख का 20% हम कैश में पे करेंगे, और बाद में जो 40% है वो कैंसल हो रहा है। बोलते क्रेडिटर्स बोलते हैं हमें नहीं चाहिए उतना पैसा, तो कैंसल हो रहा है मतलब हमारा लाइबिलिटी कम होगा, और हम उस पे पैसा बाहर नहीं जाएगा, हमें पे कुछ भी देने का जरूरत नहीं है। तो लाइबिलिटी, हम तुमने किसी से कर्जा लिया और वो तुमको बोले चल मैंने माफ कर दिया, मत दे मुझे पैसे, तो ये प्रॉफिट है या लॉस है, प्रॉफिट है, करेक्ट। तुमने किसी से उधार लिया और उसने तुमको आके बोला कि नहीं चाहिए मुझे मेरा पैसा, तो यहाँ पे 40% लोगों ने बोला कि नहीं चाहिए पैसा, क्रेडिटर्स 40% क्रेडिटर्स ने बोला पैसे हमें नहीं चाहिए, तो ये क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट मतलब कौन सा अकाउंट, यहाँ पे हमारे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में जब प्रॉफिट होता है तो हम कैपिटल रिडक्शन को इफेक्ट देते, लॉस होता है तो भी कैपिटल रिडक्शन को इफेक्ट देते, और बाकी के जो 40% है, 20 40 40 100 होता है ना, तो बाकी लास्ट के मतलब 20% लोग को कैश चाहिए, बाकी 40% को कुछ नहीं चाहिए, और लास्ट के जो 40% है उनको चाहिए 6% डिबेंचर्स, उनको चाहिए क्या, 6% डिबेंचर्स, यस करेक्ट। प्रॉफिट मतलब क्रेडिट इफेक्ट, प्रॉफिट मतलब क्रेडिट इफेक्ट, करेक्ट है। तो इसके बाद हम जरा वर्किंग नोट में जाते हैं और इसको हम वर्किंग नोट में थोड़ा समझते हैं। तो क्रेडिटर्स है कितने का, क्रेडिटर्स का अमाउंट है 4 lakhs, और ये 4 lakhs का हमने क्या किया, बोलते कितना परसेंट, 20% जो है, 20% हम कैसे देने वाले, इन कैश में। तो जरा ब्रैकेट में देखो 20% कितना होता है 4 लाख का, 4 लाख का 20% इज इक्वल टू हाउ मच, एम आई करेक्ट, 80,000। तो हम 80,000 कैश में देने वाले हैं, बाद में जो 40% है, 40% कैसे देने वाले, वो लोग बोल रहे नहीं चाहिए, उन्होंने क्या बोला है, 20% लोगों ने बोला है कैंसल्ड, 20% कैंसल्ड है, तो हम कैसे इसको बोलेंगे, इन कैपिटल रिडक्शन, बिकॉज ये क्या है, ये प्रॉफिट है, ये हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट है। तो ये प्रॉफिट का अमाउंट निकालो, 4 लाख का कितना परसेंट, 40% कितना अमाउंट होता है, 1,60,000। फिर बाद में बैलेंस 40% को क्या चाहिए बोलते हैं, बैलेंस 40% को चाहिए इन 6% डिबेंचर्स। तो ये 40% कितना है, ये 4 लाख का 40% इक्वल टू 1,60,000 बराबर, ये समझा। तो क्रेडिटर 4 लाख का है, 20% बोलते हैं कि कैश में दे लो, बाकी 40% बोलते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, और बाकी 40% बोलते हैं डिबेंचर चाहिए। तो 20 40 40 100 होता है, तो हम 80,000 1,60,000 और 1,60,000 तीनों को प्लस करोगे ना तो तुमको 4 लाख आएगा, ये भी करके देख लो। 80 प्लस 1,60,000 प्लस 1,60,000 4 लाख रहेगा। इसका एंट्री जरा हम देख लेते हैं। क्या हो रहा है, क्रेडिटर्स को मैंने डेबिट में लिखा, क्यों, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्यों क्रेडिटर्स को डेबिट में लिखा, क्रेडिटर लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब भी लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होता है, पर लाइबिलिटी जब भी कम होता है तो हम डेबिट करते हैं। तो 2 यहाँ पे क्रेडिटर्स डेबिट में लिखा बिकॉज लाइबिलिटी कम हो रहा है। क्या दे रहे हैं हम, 2 कैश बैंक अकाउंट, कितने लोगों को दे रहे हैं ये,
80,000 लोगों को कैश दे रहे, बाकी 2, बाकी 40% लोगों को क्या मिल रहा है, कैंसल बोलते हैं, कैंसल्ड, कुछ नहीं चाहिए उनको। तो ये क्या है, ये प्रॉफिट है। ये कितना है, 1,60,000। और बाद में जो फाइनल का 40% है, उनको क्या दे रहे, उनको दे रहे हम 6% डिबेंचर्स। तो वो भी सेम अमाउंट रहेगा, 1,60,000। अब इसको बोलेंगे बीइंग क्रेडिटर्स सेटल्ड। हो गया, क्रेडिटर्स को सेटल कर दिया। 4 लाख का क्रेडिटर्स था, 20% लोगों को इमीडिएट कैश चाहिए था, दे दिया, पैसा बाहर जा रहे, और बाकी 40% बोलते कुछ नहीं चाहिए, तो हमें प्रॉफिट, कंपनी को प्रॉफिट हो गया, तो कैपिटल रिडक्शन में बता दिया। और बाकी के 40% लोग बोलते हमें 6% डिबेंचर्स दे दो, तो हम क्या हो गया, तो डिबेंचर लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मतलब क्रेडिट बैलेंस जब भी क्रिएट होता है, तो ये भी क्रेडिट में आ गया। इसके साथ हमारा एंट्री ये वाला डन हो गया। नाउ लेट अस कम टू द 9th entry, which is other liabilities of rupees 80,000 to be cancelled। अदर लाइबिलिटी करके कुछ भी लाइबिलिटी साइड में है क्या, देखो इधर लाइबिलिटी साइड में देयर इज अदर लाइबिलिटी। ये अदर लाइबिलिटी कितने का है, 3,20,000 का। पर इसमें से कितने लोग कितना रुपीस बोलते हैं नहीं चाहिए, अदर लाइबिलिटीज ऑफ 80,000 टू बी कैंसल्ड। बोलते 80,000 का लाइबिलिटी क्या करना है, कैंसल करना है। अदर लाइबिलिटी ऑफ 80,000 टू बी कैंसल। अब बताओ, लाइबिलिटी है, बोलते कैंसल करो, तो ये प्रॉफिट है कंपनी के, ये लॉस है। लाइबिलिटी है 80,000 का, जैसे मैंने किसी से कर्जा लिया है एंड दैट पर्सन सेज कैंसल कर दो, मत दो। कैंसल का मीनिंग वही है ना, मत पे करो। तो ये कंपनी के लिए अगर कोई लाइबिलिटी बोलता है कंपनी के लिए कि नहीं पे करना है, कैंसल करना है, तो दैट इज अ प्रॉफिट। करेक्ट आंसर एवरीवन। तो यहाँ पे लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस बराबर, लेकिन ये लाइबिलिटी जो है वो कम होने वाला है, पूरा 3,20,000 कम हो रहा है या सिर्फ 80,000 कम हो रहा है, सिर्फ 80,000 कम हो रहा है। तो यहाँ पे अदर लाइबिलिटीज क्रेडिट बैलेंस लेकिन कम होता है, तो उसको हम डेबिट करते हैं, कितने के लिए, 80,000 डेबिट किया, और इधर लिखाते टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 80,000। तो इसको क्या बोलेंगे, बीइंग अदर लाइबिलिटीज कैंसल्ड, अदर लाइबिलिटीज कैंसल। तो ये भी हो गया, अदर लाइबिलिटीज को हमने कैंसल कर दिया। इसके तो और प्रॉफिट हो गया, लाइबिलिटी कम होना मतलब प्रॉफिट है। इसके बाद लास्ट वाला एंट्री देखो, a call of ₹3 per share on equity share is made and received। मैंने क्या बोला था, ये जो 10 रुपए का शेयर अब 2 रुपया पेड अप हो गया है, तो 8 रुपया, या तो पूरा 8 रुपया एक ही बार में कंपनी मंगाए, या तो पीसेस में मंगाए। तो कंपनी ने क्या डिसाइड किया, जो 8 रुपया मंगाना था उसमें से अभी 3 रुपया अभी मंगा लेते। कैसे, शेयर 10 रुपए का था, कैंसल होके 2 रुपए का हो गया, तो अभी भी कंपनी के पास स्कोप है, कंपनी के पास है कि वो 8 रुपया दोबारा मंगा सकती है। तो इक्विटी शेयर होल्डर ने बोला 8 में से 3 रुपया जो है अभी मंगा लेते हैं, और कंपनी ने कॉल किया, कॉल मनी की 3 रुपीज का कॉल पर शेयर मंगाया, मेड किया, एंड इट हैज बीन रिसीव्ड ऑल्सो। रिसीव्ड का मीनिंग है सबने पैसा दिया, कोई भी कॉल इन एरियर्स नहीं है। तो बताओ, जब 3 रुपए का कॉल मनी मिलेगा, तो व्हाट विल कम इन, कैश विल कम इन, और इक्विटी शेयर कैपिटल लाइबिलिटी जो है वो क्रिएट होगा। तो इसका एंट्री क्या है, एंट्री ऐसा है कि कैश बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है। कैसे पैसे आ रहे हैं, जरा ब्रैकेट में देखो, कितना नंबर ऑफ शेयर है, इक्विटी शेयर
80,000 है, हमने पहले भी देखा 80,000 में कितना पैसा मंगा रहे, 3 रुपीस मंगा रहे हैं ना, तो कितना होता है 80,000 इंटू 3, इज इट कमिंग टू 2,40,000, 80,000 इंटू 3। सो यहाँ पे इसको बोलेंगे 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 2,40,000। इक्विटी शेयर का पैसा मंगा रहे हैं ना, क्यों मंगा रहे इक्विटी शेयर का पैसा, कैपिटल बोल के मंगा रहे, और इक्विटी शेयर कैपिटल लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को जब भी क्रिएट होता है, ज्यादा होता है तो क्रेडिट साइड में बताते हैं, क्रेडिट बैलेंस। तो ये है बीइंग कॉल अमाउंट रिसीव्ड। यस, करेक्ट आंसर। इसके बाद देखा, लास्ट पॉइंट भी हो गया, लास्ट था ना ये। A call of ₹3 per share or equity share is made and received, you have to pass the journal entry। journal entry से पूछा है, लेकिन एक चीज मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके रखा है, देखो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस और पीएनएल अकाउंट। क्वेश्चन में बोलने दो नहीं बोलने दो, इसको हमें राइट ऑफ करना होता है तभी। जब तक हम प्रॉफिट्स को ही कैंसिल, लॉसेस को ही कैंसिल नहीं करेंगे, तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का स्कीम पास करके क्या मतलब है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का स्कीम हम पास करते हैं ताकि कंपनी में जितने भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं वो पूरा का पूरा हम कैंसिल कर सके। हम इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्यों करते हैं, ताकि जितने भी लॉसेस जमा हो गए हैं, एक्यूमुलेट हो गए हैं, उन सबको हम कैंसिल कर सके। तो इसके लिए हमारे पास दो दो फिक्टिशियस असेट, एक तो प्रिलिमिनरी और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। गुडविल कुछ इंटेंजिबल असेट तो कुछ है नहीं, नहीं तो उसका भी वैल्यू कुछ भी नहीं रहता, बिकॉज ऑफ लॉसेस मेड एवरी ईयर। तो ये दोनों को हम कैंसल करेंगे, असेट को कैंसल करते हैं तो प्रॉफिट, असेट क्यों बोला, क्योंकि असेट साइड में ये दिखाया गया है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस और पीएनएल अकाउंट दोनों असेट साइड में दिखाया गया है, तो ये असेट ही कम हो रहा है। पर कौन सा असेट, फिक्टिशियस असेट। फिक्टिशियस मतलब होता है असेट, वी अज्यूम इट टू बी असेट पर इट इज नॉट अ असेट, इट इज अ इमेजिनरी असेट। इमेजिन करते असेट है पर एक्चुअल में असेट नहीं है। तो इसको हमने यहाँ पे लिखा, असेट को कैंसिल किया तो हमें लॉस हुआ, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। इसका अमाउंट में अभी नहीं लिखूंगी बिकॉज दो चीजें है ना इधर, टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कितना है, 3,20,000 है, और टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये 4 लाख है। क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार, अगर हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि हमने अमाउंट प्रॉपरली नहीं लिखा तो हम इसको ऊपर से चेक कर लेते कि यही अमाउंट है क्या। हाँ, प्रिलिमिनरी है 3,20,000 और पीएनएल अकाउंट है 4 लाख, तो वही अमाउंट हमने इधर लिखा है। तो ये दोनों को ऐड करो, कितना होता है 7,20,000। तो इसको बोलेंगे being accumulated losses रिटर्न ऑफ। तुमको बीइंग असेट्स रिटर्न ऑफ लिखोगे तो भी चलेगा, अगर तुमको ऐसे एक्यूमुलेटेड लॉसेस नहीं लिखना है तो तुम्हारा नरेशन होना चाहिए। तो ये भी हो गया। अब हम लोग लास्ट, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे पता है, क्योंकि देखो ये चैप्टर में एक एंट्री हमेशा एक और एंट्री होता है, वो रहता है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का ट्रांसफर। पर क्वेश्चन में तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट पूछा ही नहीं है, तो हम वर्किंग में क्या करेंगे पता है, 2 कॉलम है, ऐसे 2 कॉलम बनाएंगे। वर्किंग में जाके इसको मैं बोलूंगी डेबिट और इसको मैं बोलूंगी क्रेडिट। ऐसे क्यों कर रही हूँ मैं, कि मुझे ना क्या चाहिए अभी, अगर
कैपिटल रिडक्शन पहले एंट्री में डेबिट में है तो मैं इधर अमाउंट लिखूंगी, क्रेडिट में रहेगा तो इधर लिखूंगी। तो ऐसे करके हम वर्किंग करेंगे। तो पहले एंट्री में जाते हैं जल्दी से। कैपिटल रिडक्शन किधर है? डेबिट में है। तो मैं जाऊंगी और मैं डेबिट में लिखूंगी। क्या अमाउंट था कैपिटल रिडक्शन का? 1,28,000। इसके बाद मैं फिर से सेकेंड एंट्री में जाऊंगी। सेकेंड एंट्री में जाने के बाद मुझे फिर से कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट में ही मिलता है 80,000 के लिए। तो मैं फिर से मैं जाती हूँ यहाँ पे और इधर लिख देती हूँ 80,000। इसके बाद दोबारा थर्ड एंट्री में जाएंगे। थर्ड एंट्री में कैपिटल रिडक्शन मुझे फिर से डेबिट में ही मिलता है। तो मैं डेबिट में है लेकिन अमाउंट है 48,000। तो मैं इधर जाके लिखती हूँ 48,000। इसके बाद 48,000 होने के बाद थर्ड एंट्री भी हो गया। अब फोर्थ एंट्री में अगेन ये कैपिटल रिडक्शन मुझे डेबिट में ही मिल रहा है। अमाउंट है 1,28,000। तो मैं फिर से डेबिट में जाती हूँ और लिखती हूँ 1,28,000। इसके बाद आई गो टू द फिफ्थ एंट्री, तो है ही नहीं। सिक्स्थ एंट्री में दोबारा इट इज इन द डेबिट। कितना? 16,000। तो मैं फिर से जाती हूँ डेबिट साइड में, लिखती हूँ 16,000। इसके बाद मैं जाती हूँ सेवेंथ एंट्री में। सेवेंथ एंट्री एट लास्ट जाके मुझे क्रेडिट में मिला। तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट में है 6,40,000। तो मैं इधर लिखूंगी क्रेडिट में कैपिटल रिडक्शन का अमाउंट कितना है? 6,40,000। फिर इसके बाद एट्थ एंट्री में मैं जाती हूँ। दोबारा मुझे क्रेडिट में कैपिटल रिडक्शन मिला 2,40,000 के लिए। तो मैं इधर लिखती हूँ 2,40,000। फिर मैं जाती हूँ अगेन आई गो अबाउट। इसके बाद मुझे फिर से क्रेडिट में मिला। क्रेडिट में कंट्रोल बी, क्रेडिट में मिला कितना? 1,60,000। तो मैं इधर जाके फिर से लिखती हूँ 1,60,000। इसके बाद आई गो अबाउ फिर से देखने के लिए कैपिटल रिडक्शन किधर है क्या। अगेन टेंथ एंट्री में फिर से कैपिटल रिडक्शन है, क्रेडिट में है इस बार। तो मैं क्रेडिट में लिखती हूँ कितना अमाउंट था? 80,000। सो इधर लिखती हूँ 80,000। फिर इसके बाद मैं जाती हूँ 11th एंट्री में तो कैपिटल रिडक्शन नहीं है, लेकिन 12th एंट्री में कैपिटल रिडक्शन है डेबिट में 7,20,000 के लिए। तो मैं इधर लिखती हूँ 7,20,000। तो इसके बाद अब मैं क्या देखती हूँ, दोनों साइड का टोटल करती हूँ और देखती हूँ दोनों साइड का टोटल क्या है। करो 6,40,000 प्लस 2,40,000 प्लस 1,60,000 प्लस 80,000। आई एम गेटिंग 11,20,000। तुम लोग को भी ये आ रहा है। इसके बाद डेबिट साइड में 1,28,000, 80,000, 48,000, 1,28,000, 16,000, 7,20,000. I am getting 11,20,000. Are you all also getting the same total for both the side? मतलब हमारा जो किधर तुमको 11,36,000 आ रहा है, रुको मेरे को क्यों फिर सेम अमाउंट आ रहा है 1,28,000। मैं फिर से टोटल करती हूँ, फिर अगर तुमको नहीं आ रहा तो 1,28,000 प्लस 80,000 प्लस 48,000। फिर से कैलकुलेट करो 28,000, 1,28,000, 16,000 प्लस 7,20,000। मुझे तो 11,20,000 ही आ रहा है। आई डोंट नो कैसे तुमको नहीं आ रहा है। साइड सेम आ रहे ना दोनों साइड का। मतलब कैपिटल रिडक्शन का दोनों साइड का अमाउंट इक्वल है। मतलब जितना एक्सपेंस जितना इनकम्स है उतना ही एक्सपेंसेस भी है। तो
कोई भी बैलेंस नहीं है, तो कभी भी अगर इक्वल होता है तो कुछ भी ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, दोनों साइड इक्वल। अगर सपोज क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा रहता तो मतलब क्रेडिट साइड मतलब इनकम ज्यादा है, एक्सपेंस कम है, तो जो प्रॉफिट होता है उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते। किधर ट्रांसफर करते? कैपिटल रिजर्व में। और यहाँ अगर कभी भी डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ये कौन सा डिफरेंस है, नहीं तो 99% टाइम्स क्रेडिट साइड ही ज्यादा रहेगा। और कभी कभी दोनों सेम भी रह सकता है, जैसे ये सम में दोनों सेम है तो कुछ भी बैलेंस का एंट्री नहीं आएगा, तो ये जो 12th एंट्री है ये लास्ट एंट्री है और कोई एंट्री नहीं है। विद दिस दिस सम इज ओवर